आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होता है जब भारत में पृथ्वीराज चौहान का जो किंगडम होता है, जब उसका पतन होता है। जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत से पहले उस समय जो नॉर्थ इंडिया रहता है उसको काफ़ी ज़्यादा अलग अलग किंगडम के जो राजपूत रूलर होते हैं वो रूल करते हैं। एक यूनिफाइड कोई किंगडम नहीं होता है, जिस कारण से जब हमला किया जाता है यहाँ पे, ये क्या नाम है इसका, मोहम्मद गोरी के द्वारा, तो उस हमले को ये लोग अच्छे से काउंटर नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से पृथ्वीराज चौहान का जो किंगडम होता है वो गिर जाता है। ये पहले का सिनेरियो ये है, अच्छे से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं नोट्स में जो है। तो बैकग्राउंड यही है। बिफोर द बैटल ऑफ टेरेन द नॉर्थ इंडिया वाज पॉलिटिकली डिवाइडेड इनटू सेवरल राजपूत किंगडम्स, द मोस्ट पावरफुल बीइंग द चौहान्स ऑफ अजमेर एंड दिल्ली अंडर पृथ्वीराज चौहान। यानी नॉर्थ इंडिया बैटल ऑफ टेरेन से पहले क्या है, अलग अलग राजपूत किंगडम में डिवाइडेड है, अलग अलग राजपूत किंगडम अलग अलग एरिया को रूल कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे पावरफुल कौन थे, चौहान थे। कहाँ के, जो रूल कहाँ कर रहे थे, अजमेर और दिल्ली को। और उस समय राजा कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। There was no strong central authority which made the region vulnerable to foreign invasion। तो एक कोई ताकतवर किंगडम नहीं था जिस कारण से जो फॉरेन इन्वेजन हुआ इंडिया में, तो इस कारण से जो उस समय का जो यहाँ पे जो भी रूल कर रहे थे वो इसको नहीं क्या कर पाए, उस हमले से नहीं बच पाए, जिस कारण से क्या होगा, जो हिंदू किंगडम होता है यहाँ पे देखा जाएगा कि नॉर्थ इंडिया में समाप्त होता है। यानी इसके बाद से कोई वैसे ज़्यादा रीजन को रूल नहीं कर पाया। इसलिए माना जाता है कि आखिरी जो हिंदू रूलर थे जो इंडिया को रूल कर पाए, उनका क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान। फिर आगे है, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट तुर्किश रूलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया बिगेन अटैकिंग इंडिया। महमूद ऑफ गजनी हैड अर्लियर कंडक्टेड रिपीटेड रेड्स बिटवीन 1000 से लेके 1027 सी, यानी 1000 टू 1027 सीई, वीकनिंग इंडियन डिफेंस बट नॉट एस्टेब्लिश परमानेंट रूल। यानी इसमें क्या बता रखा है, 1000 से लेकर 1027 सीई के बीच में जो महमूद गजनी था, ये क्या करता है, बार बार भारत में हमला करेगा। पर इसका हमला यहाँ पे सिर्फ ये लूटने आता है। ये 17 बार, 96 नहीं 17 बार आकर भारत में हमला करता है। कितने 27 सालों में कितने बार हमला करेगा, 17 बार। और 17 बार ये सिर्फ लूटने के पर्पज से यहाँ पे आता है। जो गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है, शायद द्वारका में है, तो वहां पे आकर इतना सारा ये सोना, इसका बस एक ही पर्पज रहता है, भारत में आके जितने भी मंदिर है उनसे हमको सोना लूट कर लेके जाना है, क्योंकि उस समय मंदिरों में बहुत ज्यादा सोना रहते थे। उसके बाद क्या होता है, लेटर मोहम्मद गोरी emerged as a more ambitious invader who aimed to conquer and rule, not just plunder। यानी इसके बाद कौन आएगा खेल में, मोहम्मद गोरी आएगा, जिसका एम क्या रहता है, बस लूटने का नहीं रहता है, इसका रहता है कॉन्कर करेंगे और रूल करेंगे। तो ऐसे चल के आगे कहानी बढ़ेगा। तो पहला बैटल ऑफ टेरेन किसके बीच में होता है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो देखो पहले मोहम्मद गोरी क्या करेगा, मोहम्मद गोरी first captured Multan and Uch, then defeated the Ghaznavids and expanded towards northern India। यानी पहले ये मुल्तान और उच एरिया को कैप्चर करेगा, फिर यहाँ पे ये रूल करते करते इसका रहेगा कि आगे हमको नॉर्दर्न इंडिया साइड में एक्सपेंड करना है अपने किंगडम को। तो इसके बाद ये इसका लड़ाई किसके साथ होगा, पृथ्वीराज चौहान के साथ। किस रीजन के लिए, बठिंडा के लिए। और उसी कारण से पहला और सेकंड बैटल ऑफ टेरेन देखने को मिलेगा हमको फर्स्ट टाइम कब, 1191 में, और दूसरा 1192 में। तो पहले बैटल ऑफ टेरेन में क्या होता है, उसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होगा, जिसमें मोहम्मद गोरी वो हार जाएगा और उसमें जीतेगा कौन, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान इसको छोड़ देते हैं मोहम्मद गोरी को, जो उनका भूल भी माना जाता है। फिर ये तैयारी करके नेक्स्ट ईयर आता है 1192 में। इसमें क्या करेगा, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को फाइनली हरा देगा। और हराने के बाद क्या होगा, यहाँ पे वो मतलब फर्स्ट मुस्लिम किंगडम इंडिया में अपना आके इसके बाद स्थापना करेगा। ये क्या करेगा, हराने के बाद ये यहां से चला जाएगा अफगानिस्तान और अपना एक आदमी को यहाँ पे बैठा कर जाएगा। तो उसका नाम रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका यहाँ पे समझो रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे कैसे ब्रिटिशर क्या कर रखे हैं, वायसराय को यहाँ पे बैठा रखे हैं और क्राउन वहां पे है, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे एक अपने आदमी को बैठा देगा रूल करने के लिए, जिसका नाम रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। वो कब से रूल करना शुरू करेगा, इसी टाइम से 1192 सीई से। इसके बाद देखो क्या दे रखा है, दिस कंडीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ बैटल ऑफ टेरेन व्हिच अल्टीमेटली पेव्ड द वे फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये मैं बता दिया हूं। अब देखो आगे का कहानी कैसे है।
अब यहाँ पे दिल्ली सुल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट होगा 1206 में, पर 1206 में इसलिए होगा क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा, जो ये मोहम्मद गोरी है वो मर जाता है, और मरने के बाद अब ये सोचता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, इसका क्या नाम होता है कि जब वो मेन आदमी है ही नहीं तो मैं किसको वहां पे अब क्यों किसी और को मैं वहां पे जवाब दूं। ये यहाँ पे भारत में एक अपना किंगडम शुरू करेगा जिसका ये नाम रखेगा स्लेव डायनेसिटी, स्लेव डायनेस्टी ये यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करेगा, और यहाँ से दिल्ली सुल्तनत का भारत में शुरुआत होता है। देखो क्या लिखा है, दिल्ली सुल्तनत वाज अ पावरफुल मुस्लिम किंगडम दैट रूल लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1526 CE. It laid the foundation of Islamic rule in India and influenced Indian culture, administration, architecture and military service. देखो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। ये क्या क्या चीज को इन्फ्लुएंस करेगा, इंडियन कल्चर को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, आर्किटेक्चर को और मिलिट्री सिस्टम को। इंपॉर्टेंट है, लिखो। ये इतने चीज़ों को यहाँ पे क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा दिल्ली सल्तनत। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम पे हम लोग को जो उनका आर्किटेक्चर बनाया हुआ दिखता है, किले उनके हो गए, उनका जो सिस्टम था मिलिट्री का वो तो अब नहीं दिखता है हमको, पर ये उस समय आकर सब चेंज करता है। इनके रूल करने के तरीके हम लोग देख सकते हैं इसमें, और हमारे कल्चर में आकर फिर अपने कल्चर को यहाँ पे ऐड करते हैं, ये सब हम लोग को देखने को मिलता है। जल्दी से रूल इसको लिखो। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो दिल्ली सल्तनत का बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, दिल्ली सल्तनत के आने से एंड ऑफ राजपूत डोमिनेंस इन नॉर्थ इंडिया, यानी जो राजपूत यहाँ पे रूल कर रहे थे नॉर्थ इंडिया में, इनका डोमिनेंस खत्म हो जाता है। इसके बाद सेकंड क्या है, तुर्किश इन्वेजन लेड बाय मोहम्मद गोरी। उसके बाद थर्ड क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इन दिल्ली। फोर्थ क्या है, ग्रोथ ऑफ मुस्लिम कल्चर, पर्शियन लैंग्वेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो दिल्ली सल्तनत है उसके आने से चार इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होने वाला है। पहला है कि राजपूत डोमिनेंस नॉर्थ इंडिया में खत्म हो रहा है। दूसरा क्या है, जो तुर्किश इन्वेजन है किसके द्वारा लीड किया गया है, मोहम्मद गोरी के द्वारा, ये हमको देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इन दिल्ली, यानी दिल्ली सल्तनत के पहले जो यहाँ पे रूल कर रहे थे वो कोई एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी तो था नहीं, अलग अलग राजपूत किंगडम यहाँ पे रूल कर रहे थे, जिस कारण से क्या होगा, अब यहाँ पे आके एक फाइनली मोहम्मद गोरी के बाद जो उसके द्वारा बैठाया जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को, वो क्या करेगा, यहाँ पे एक सेंट्रलाइज पावर करेगा। फोर्थ क्या है, ग्रोथ ऑफ मुस्लिम कल्चर, पर्शियन लैंग्वेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये चार पॉइंट है दिल्ली सल्तनत का बैकग्राउंड, नोट कर लो। ऐसे पीडीएफ मिल भी जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है मेन चीज, यहाँ पे ये दिल्ली सल्तनत को रूल करेंगे तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होगा स्लेव डायनेस्टी से, जिसको हम लोग ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। इसका टाइमलाइन है 1206 टू 1290 CE। इसके की फीचर क्या है, ये पहला डायनेस्टी था और इसको स्ट्रॉन्ग कॉन्सोलिडेशन, इसका पावर होल्ड था पूरे जो नॉर्थ इंडिया में, इसका स्ट्रॉन्ग था। दूसरे फिर खिलजी आते हैं, कब से, 1290 से लेकर 1320 तक। फिर आएंगे तुगलक कब से रहेंगे, 1320 से लेकर 1414 तक। फिर आएंगे सैयद का पीरियड टाइमलाइन कब तक रहेगा, 1414 से लेकर 1451 तक। फिर आखिरी रहेंगे लोडी डायनेस्टी जिनका टाइमलाइन रहेगा 1451 टू 1526, और ये आखिरी रहेंगे। इसके बाद ये बैटल ऑफ पानीपत में बाबर और लोडी के बीच में लड़ाई होगा, जहां पे लोडी हार जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो मुगल एम्पायर है उसका यहाँ पे हमको स्टार्टिंग देखने को मिलेगा। अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिटेल में अच्छे से बात करने वाले हैं लोग, एक एक डायनेस्टी के बारे में।
अब हम लोग अच्छे से शुरुआत करते हैं पूरे क्लास को। नहीं, वो पीडीएफ मिल जाएगा। अरे लिखन देना। ये अभी तो हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन। पर्शियन लैंग्वेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे इन्फ्लुएंस रहता है। सो पहला है स्लेव डायनेस्टी, जिसका रूल कब से कब रहेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो। पहला क्या है, स्लेव डायनेस्टी। इसका टाइमलाइन है 1206 टू 1290। और स्लेव डायनेस्टी को ही हम लोग दूसरे नाम से ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। जो पहला डायनेस्टी होता है दिल्ली सल्तनत का, यानी क्वेश्चन बन सकता है सीयूटी पीजी या फिर क्लैट में, अगर वन लाइनर तो आता नहीं है, पर सीयूटी के लिए या फिर यूजी और पीजी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत का पहला डायनेस्टी कौन था, उसका क्या नाम है, स्लेव डायनेस्टी। एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ममलूक डायनेस्टी किस डायनेस्टी को हम लोग किस जानते थे, तो उसका आंसर होगा स्लेव। और इसका स्टेप किसके द्वारा ये फाउंड किया जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, मुगल बाद में आएंगे, ये दिल्ली सुल्तनत हम लोग पढ़ रहे हैं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक वो भी वही है जो मोहम्मद गौरी के द्वारा यहाँ पे हेड यहाँ पे बैठाया गया था रूल करने के लिए इंडिया में। जब मोहम्मद गौरी का डेथ हो जाता है 1206 में, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि स्लेव डायनेस्टी का यहाँ पे फाउंडेशन रखता है। तो फाउंडेशन कब है, 1206 सीई में। अब देखो हम लोग एक एक करके स्लेव डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। लिखो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका टाइमलाइन है, ये कब से कब तक रूल करेगा, 1206 से लेकर 1210 तक। से लेकर 1210 तक। ये स्लेव डायनेस्टी का क्या होता है, फाउंडर होता है। और ये यहाँ पे दिल्ली में ही एक मॉस्क को बिल्ड करवाएगा जिसका नाम है क्वात उल इस्लाम। और ये मॉस्क कहाँ पे है, जो कुतुब मीनार है उसके सामने, जो हमको एक अब टूट गया है काफी ज्यादा, जो सामने हमको क्या, हाँ इसी के कंस्ट्रक्शन इसके टाइम पे शुरू हुआ था, पर फिनिश इसके टाइम पे नहीं हो रखा है, वो इल्तुतमिश के पीरियड में हो रखा है। ये उस समय जो एक मॉक्स होता है जिसका ये क्या कंस्ट्रक्शन भी इसी के टाइम पे शुरू होता है और ये खत्म भी इसी के टाइम पे होता है, जिसका क्या नाम है, कुत उल इस्लाम, इस मॉक्स का नाम है। और यही कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करता है। इसके बारे में यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड रूलर जो इंपॉर्टेंट इसमें आता है, इसका नाम है स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश। इसका टाइम पीरियड कब से है, 1211 टू लेकर 1236। नोट्स मिल जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आ रहा है सेकंड इसमें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है इल्तुतमिश। कार्यकाल 1211 टू लेकर 1236। और इसको ये जो दिल्ली सल्तनत में जो स्लेव डायनेस्टी है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर किसी को माना जाता है तो इसी को माना जाता है, क्योंकि इसके टाइम पीरियड में बहुत कुछ हो रखा है। कुतुब मीनार का भी जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट इसी के पीरियड में होता है। ये क्या करेगा, जो इल्तुतमिश है, ये सबसे पहले करेगा, दिल्ली को क्या करेगा, कैपिटल बनाएगा अपना। पहला इंपॉर्टेंट क्या है, ये दिल्ली को अपना
कैपिटल बनाएगा। यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो रूल यहाँ से नहीं कर रहा था, वो लाहौर और मुल्तान के एरिया बीच में से ये रूल कर रहा था। वो वहां से उस रीजन से शिफ्ट करके कैपिटल कहाँ पे अपना लेकर आएगा, दिल्ली में। ये पहला इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। इसके बाद ये यहीं पे इंट्रोड्यूस करेगा एक सिस्टम को जिसको हम लोग जानेंगे इक्ता सिस्टम के नाम से। मैं बता रहा हूं क्या होता है ये। ये इंपॉर्टेंट है, इसका चारों पॉइंट पहले नोट करो, उसके बाद एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहला ये क्या करेगा, दिल्ली को अपना कैपिटल बनाएगा। दूसरा ये करेगा, इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेगा। इक्ता सिस्टम ये होता था कि उस टाइम पे जो रूलर्स होते थे, जो अपने अंदर के जो एरिया यानी जो लैंड होते थे, वो क्या करेंगे, बड़े बड़े चंक्स में कुछ आदमी को दे देंगे, जैसे अपने सोल्जर को दे देंगे या फिर किसी आदमी को बैठा देंगे, और उनसे ये क्या करेंगे, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। यानी और लैंड रेवेन्यू को कैसे कलेक्ट करेंगे, यानी कुछ अपने जमीन का कुछ चंक्स उनको दे दिए और वहां पे बोलेंगे आपको जो उस पर खेती करना है करो, उसके बाद जो आपको रेवेन्यू होगा उसका कुछ सोर्स आपको मुझे देना होगा। तो ये सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया है, इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश के द्वारा। उसके बाद ये क्या किया है, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया है। और इसको जो खलीफा थे उस समय बगदाद में जो उनका मेन वहां पे रहते थे, उनसे इसको रिकॉग्निशन मिला था कि ये एक अच्छा रूलर है। ये मेनली इसके ये 4 इंपॉर्टेंट काम है जिसको हम लोग जानते हैं। अब इल्तुतमिश के बाद आएगा यहाँ पे नेक्स्ट कौन आएगा, रजिया सुल्तान। नाम सुनो सुनो लग रहा है। जो दिल्ली सुल्तनत का जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें अगर कोई रूलर है वो रजिया सुल्तान है। और ये रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश होता है उसकी बेटी होती है। जो ये क्या नाम है, इल्तुतमिश होता है, इसका क्या नाम होता है कि रजिया सुल्तान ही नेक्स्ट रूलर होने चाहिए, क्योंकि जो इसका बेटा होता है उतना कम्पिटेंट नहीं होता है जो रूल कर सके, जिस कारण से इसका मानना होता है कि अब आगे जो क्या नाम है स्लेव डायनेस्टी है उसको रूल कौन करेगा, तो वो रजिया सुल्तान करेगी। इल्तुतमिश होता है एक, ये यहाँ पे एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है चहलगानी सिस्टम। चहलगानी में एक साइड में इंपॉर्टेंट है, इसी का नोट कर लो। अब बता रहा हूं मैं ये क्या होता है। चहलगानी सिस्टम ये होता है, इसमें 40 मेंबर होते हैं जो तुर्किश नोबेल होते हैं, और इनको काम दिया जाता है कि जो उस समय जो साम्राज्य है उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है या फिर कैसे हम लोग रूल कर सकते हैं, ये लोग मेनली एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, कन्वीनियंस के लिए इसको बनाया जाता है। पर ये आगे चल के क्या हो जाता है, इल्तुतमिश के डेट के बाद यही 40 लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और डिसाइड करने लगते हैं कि नेक्स्ट जो स्लेव डायनेस्टी का जो रूलर होगा वो कौन बनेगा। तब देखो इल्तुतमिश चाहता है कि रजिया सुल्तान बने, और उस हिसाब से रजिया सुल्तान यहाँ पे रूलर बन भी जाएगी। पर ये जो चहलगानी के जो मेंबर होते हैं इनका रजिया सुल्तान को लेकर फेवर नहीं होता है। वह चाहते हैं कि जो इसका बेटा है इल्तुतमिश का वो बने, पर ये इल्तुतमिश उसके फेवर में नहीं होता है क्योंकि वो कम्पिटेंट आदमी नहीं होता है उस चीज के लिए।
तो अब रजिया सुल्तान बन जाएगी, तो इंपॉर्टेंट है, लिख लो, फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन टू रूल इंडिया बिफोर इंदिरा गांधी। यानी इसके बाद डायरेक्ट अगर कोई फीमेल इंडिया को लीड कर रखी है वो कौन है? इंदिरा गांधी है। इंपॉर्टेंट है, लिखो। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। रजिया सुल्तान में और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर रजिया सुल्तान क्या होगा कि ये लोग कॉन्स्पिरेंसी करके रजिया सुल्तान को फंसा देगा, आगे चल के रजिया सुल्तान का मार दिया जाता है, और आगे चल के जो फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोई बनेगा वो है, उसका नाम है बलबन। यानी इसके बीच रजिया सुल्तान का पीरियड कब खत्म हो रहा है? 1240 में। लेकिन उसके बाद जो भी आएंगे, इसके बाद तो इसका भाई ही बनेगा पहले, पर उसको भी ओवरथ्रो कर दिया जाएगा फंसाकर, और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बनेगा उसका नाम है बलबन। क्या है? बलबन। इसका टाइम पीरियड रहेगा 1266 टू 1287। अब देखो बलबन कौन है? बलबन वही है जो वो 40 लोगों का चहलगानी जो सिस्टम रहता है उसी में से एक मेंबर वो रहता है, और आगे चलकर क्या करेगा, वही उनमें से एक आगे चलकर क्या बनेगा? दिल्ली सुल्तनत का किंग बनेगा, जिसका क्या नाम है? बलबन। अब बलबन का है कि बलबन काफी ज्यादा मोनार्क टाइप का लीडर रहता है। तो बलबन के टाइम पीरियड में क्या होगा कि ये एक एक चीज, अलग अलग चीज को इंट्रोड्यूस करेगा। ये सबसे पहले ये जिले इलाई जो हम लोग सुनते हैं, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा? बलबन के द्वारा। उसके बाद सजदा और पैबोस का जो सिस्टम होता है, ये बलबन के द्वारा ही लाया जाएगा यहाँ पे, कहाँ? दिल्ली सल्तनत में। यानी पहली बार भारत में ये सब चीज कौन लेकर आ रहा है? बलबन लेकर आ रहा है। बलबन उसके बाद काफी एडमिनिस्ट्रेटिव इसके भी काम रहते हैं। सबसे पहले ये क्या करेगा, जो चहलगानी सिस्टम था, उस सिस्टम से जो आया था उसी सिस्टम को क्या कर देगा? बंद कर देगा। बलबन क्या करेगा? उस सिस्टम को बंद कर देगा। और उसके बाद ये इसका और रहता है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उस पर इसका कंट्रोल अच्छा खासा रहता है। एक एक करके इसका पॉइंटर लिखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखो इसका मेन 3 काम रहता है। ये सबसे पहले क्या करेगा? मोनार्की को स्ट्रेंथन कर देगा। उसके बाद इसका दूसरा रहेगा, ये जिले इलाई के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेकर आएगा। फिर ये क्या करेगा? सजदा और पैबोस का जो सिस्टम रहता है, देखो सजदा में क्या किया जाता है? सजदा में हम लोग सामने राजा जो होता है उसके सामने झुकते हैं, और पैबोस का जो है उसमें जो राजा होते थे उनके पैर को चूमने का, यानी जो उनका ये पैर है नी, उसको चूमने, टो को चूमने का जो सिस्टम कौन लेकर आया है? ये
यहीं लेकर आ रखा है, क्या नाम है इसका, बलबन। यानी इसी के पीरियड में सजदा और पैबोस का सिस्टम लेकर आया गया, यानी सबसे पहले झुककर सलाम करने का और राजा के पैर चूमने का ये सिस्टम ये लेकर आ रखा है। अब इसके देखो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर क्या थे। जिले इलाही जैसे राजा को हम उस टाइम पे हुजूर जैसे करके सबसे बड़े राजा हैं, वो उस चीज को बोलने के लिए हम लोग यूज करते थे जिले इलाही, जिसका ऐसे रियल मीनिंग होता है शैडो ऑफ गॉड, यानी भगवान का जो शैडो होता है जो राजा है उसको माना जा रहा है इसमें। जिले इलाही के कॉन्सेप्ट ये है। फिर नेक्स्ट देखो अब क्या है। इसके बाद ये मैं जैसा कि बता रखा हूं, ये क्या करेगा, जो चहलगानी सिस्टम है इसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। ये मरता है 1287 में, और इसके मरने के बाद जो भी सक्सेसर बनते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से 3 साल बाद क्या होगा, आफ्टर 3 इयर्स जो स्लेव डायनेस्टी है, हाँ स्लेव डायनेस्टी का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके जो सक्सेसर होते हैं उतने मजबूत नहीं होते हैं, जो जिस कारण से ये क्या करेंगे, स्लेव डायनेस्टी को बचा नहीं पाएंगे। अब जो इसके बाद नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट आने वाला है, क्या नाम है इसका, खिलजी। तो देखो पहला इंपॉर्टेंट, खिलजी डायनेस्टी जो होता है ये इस किसके द्वारा क्या बोलते हैं, इसका फाउंडेशन कौन रखता है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। इसके फाउंडर का नाम है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। इस पहले खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1290 टू 1320। किसका टाइम पीरियड है ये, खिलजी का। यानी इस बीच में खिलजी डायनेस्टी के जो भी रूलर हैं रूल करेंगे। उसके बाद इसके फाउंडर कौन है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। अब कब फाउंड किया जाएगा इसको, 1290 में, किसके द्वारा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये पहला डायनेस्टी होता है जो तुर्किश ओरिजिन से नहीं होता है, इसका ओरिजिन कहां से होता है, अफगानिस्तान से। देखो इससे पहले जो भी आके इंडिया को इन्वेड कर रखे हैं वो कहां से है, तुर्किश रीजन से हैं। जो तुम्हारा महमूद गजनी था या फिर मोहम्मद गोरी था, उसके बाद ये स्लेव डायनेस्टी के जो भी रूलर आए, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके उन सब का जो क्या ओरिजिन कहां से था, वो तुर्किश रीजन से। पर ये जो खिलजी डायनेस्टी है इसका ओरिजिन कहां से है, अफगान रीजन, यानी प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। हाँ, अब इसके इंपॉर्टेंट रूलर हम लोग एक एक करके लिखने वाले हैं। नहीं नहीं, अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद आएगा, ये जलालुद्दीन खिलजी है, ये इस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर रहा है। हाँ, इसके बाद आएगा तुम्हारा अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा होता है, जो जलालुद्दीन खिलजी है उसका भतीजा होता है। इसको मारकर वो अपना क्या बोलते हैं, अपने पावर को एस्टेब्लिश करेगा यहाँ पे, मतलब अपने चाचा को ही मारेगा पहले, उसके बाद आए। हाँ
अब देखो जलालुद्दीन खिलजी का जो रूल करने का टाइम पीरियड है 1290 टू 1296, यानी ये कितने टाइम तक रूल कर पा रहा है? सिर्फ 6 सालों के लिए। ये तो पहला इंपॉर्टेंट इसमें याद रखने वाला तुम्हारा क्या है कि ये फाउंडर है किस चीज का? खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसको माना जाता था ये काफी लेनेंट और टॉलरेट आदमी है, यानी ये शांति से प्यार से रहने वाला था, उतना ज्यादा मार काट में अहिंसा में भरोसा नहीं रखता था, यानी वो प्यार से रूल करना ये जानता था। इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें फीचर ये रहेगा कि हार्श पनिशमेंट जैसे उस समय दिया जाता था, ये हार्श पनिशमेंट जो भी उस समय के लोग थे उनको ये नहीं देता था। ये उसके बाद इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा मारा जाएगा? ये अपने भतीजा के द्वारा, यानी अपने निफ्यू अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर ये मरेगा तो इसके बाद कौन आएगा? इसका भतीजा यानी अलाउद्दीन खिलजी। अब एक एक करके वो पॉइंट हम लोग इसका लिख देते हैं जो भी है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जल्दी से नोट कर लो। हाँ, ये दिल्ली जो क्या खिलजी डायनेस्टी था इसका फाउंडर ये है। दूसरा ये क्या लेनेंट और टॉलरेंट आदमी था, काफी शांति से रूल करना ये चाहता था। उसके बाद क्या, ये हार्श पनिशमेंट अवॉइड करता था देना। किसके द्वारा मारा गया? अपने भतीजे के द्वारा। अब मारा जाएगा तो कौन आएगा? इसका भतीजा आएगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी आएगा। जो अलाउद्दीन खिलजी है वो बिल्कुल अपने जो चाचा रहते हैं उससे उलट रहता है, यानी बिल्कुल अपोजिट रहेगा। वो बिल्कुल हार्श पनिशमेंट लोगों को देता था, लोगों को छोड़ता नहीं था, बहुत मारपीट करता था। ये क्या करेगा? जो अलाउद्दीन खिलजी है सबसे पहले साउथ इंडिया में एक्सपेंशन करने का जो कोई शुरुआत करेगा तो यही करेगा, ट्राई करता है कि साउथ में भी जाके मैं रूल कर पाऊं। तो नेक्स्ट सब इंपॉर्टेंट है। इसका टाइम पीरियड है 1296 टू 1316। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर यही है। खिलजी डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। उसके बाद ये जब राजा बनेगा तो ये मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक्स रिफॉर्म लेकर आएगा। इसके कुछ अचीवमेंट है जो हम जान लेते हैं। सबसे पहले ये क्या करेगा? मार्केट कंट्रोल सिस्टम लेकर आएगा, जिस कारण से फिक्स प्राइस ऑफ एजेंशियल कमोडिटीज, यानी जो जरूरत की चीजें होती है उनका फिक्स प्राइस रखा जाएगा। यानी खाने पीने का, कपड़े का जो प्राइस रहता था उस समय डिसाइडेड नहीं रहता था, क्योंकि तब बार्टर सिस्टम चलता था, लोग एक्सचेंज करके देते थे। यानी जिसको जो जरूरत रहता था, मान लो किसी के पास गधा है, किसी को गधा चाहिए और किसी को कपड़ा चाहिए, तो दोनों का अगर नीड सेम है तो क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। पर ये आगे क्या करेगा? चेंज करेगा इस सिस्टम को, और क्या करेगा? जो भी एजेंशियल कमोडिटीज होते हैं उनके प्राइस को, जो भी उनका प्राइस रहता है उनका फिक्स करता है। ये इसके मेजर अचीवमेंट में आता है। फिर ये करेगा जो मिलिट्री होता है उसमें रिफॉर्म करेगा, जिस कारण से ये क्या करेगा? बड़ा सा एक आर्मी, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी सबसे पहले ये क्रिएट करेगा, ताकि जो भी दुश्मन होते हैं उनसे ये क्या कर पाए? लड़ सके।
उसके बाद इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ये आर्मी को सबसे पहले कैश में पेमेंट करने लगेगा। यानी इससे पहले जो आर्मी को पेमेंट रहता था वो डायरेक्ट कैश से नहीं होता था, अब ये डायरेक्ट पैसा देकर उनको पेमेंट करेगा। फिर ये एक डाक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेगा, जिसमें रहेगा कि जो भी ये जितने भी हॉर्स रहते थे उसमें घोड़ों को ट्रेन किया जाएगा, और जो भी सोल्जर रहेंगे एक एक घोड़े के लिए ट्रेंड सोल्जर और ट्रेंड घोड़ा रखा जाएगा, ताकि मतलब जब भी लड़ाई हो तो हम लोग क्या कर सके, उन घोड़ों का इस्तेमाल कर सके और अपने दुश्मन को मार सके। तो उसी को दाग सिस्टम बोला जाता है। तो उसका भी इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है। उसके बाद ये रेवेन्यू रिफॉर्म लेकर आएगा। तो ये जो रेवेन्यू रिफॉर्म लेकर आएगा जिसका नाम है मसाहट सिस्टम, जिस सिस्टम में सबसे पहले क्या किया जाएगा, भारत में अगर कोई सबसे पहले लैंड का जो वो मेजरमेंट करता है वो कौन होता है? यही होता है। यानी मेजरमेंट ऑफ लैंड फर्स्टली स्टार्टेड बाय होम? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद ये उस सिस्टम से क्या होगा, ये जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लेकर आएगा उस कारण से इसका 50% रेवेन्यू बढ़ जाता है। कितना? 50%। जो पिछला रेवेन्यू चल रहा है उससे डायरेक्ट इसको 50% का बेनिफिट होता है। इस कारण से इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो उस समय के पीरियड में रूल करता है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं, जैसे यहाँ पे देखो। हाई लैंड रेवेन्यू कितना हो रहा है? 50% बढ़ जा रहा है। इसके बाद इसका मिलिट्री कैंपेन होता है। देखो क्या रहता है, सक्सेसफुली रिपेल्ड मंगोल इन्वेजन। मंगोल यानी जो मंगोलिया से आए हुए लड़ाके होते हैं जो आके यहाँ पे रूल करना चाहते हैं, सबसे पहले वो यहाँ पे इन्वेजन करने का कोशिश करेंगे, उसको क्या करेगा? ये रोक देगा। दूसरा क्या करेगा? कॉन्कर्ड गुजरात, मालवा, रणथंभौर, चित्तौड़। ये जो गुजरात, मालवा, रणथंभौर जो राजस्थान है और चित्तौड़ भी राजस्थान में आता है, इन एरियो पे क्या करेगा? ये इसको कॉन्कर कर लेगा, अपने अंडर में ले लेगा। ये सबसे पहले इसी के द्वारा क्या किया जाएगा? दक्कन में ये क्या करेगा? दक्कन एक्सपीडिशन लेड बाय मलिक कफूर। इसी का आदमी रहता है ये मलिक कफूर, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। जो जिसके द्वारा क्या किया जाएगा? दक्कन में ये क्या करेगा? इन्वेजन करना शुरू कर देगा, ताकि आगे चल के अपने साम्राज्य को बढ़ा सके। ये इन चारों को हराता है आगे बैटल में, यादवास को, काकतीयास को, होल्यास को और पांड्यास को। इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर हैं। क्या? नोबेलिटी केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। यानी जो भी उस समय के एक सेकेंड, हाँ, तो इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? नोबेलिटी कीप्ट अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। यानी जो बड़े लोग होते थे उस समय पे, उनको ये क्या करता था? अपने अंडर में रखता था। दूसरा क्या था? नो इक्ता होल्डर्स अलाउड टू बिल्ड पावर। उसके बाद थर्ड क्या है? बैन ऑन वाइन, गैम्बलिंग एंड सोशल गैदरिंग। यानी ये वो जो कुरान है उस तरीके से ये रूल करने का इसका एक सोच था, क्योंकि ये जो भी वाइन, गैम्बलिंग, सोशल जो क्या होता है कुरान में ये बैन है, जिसको ये क्या कर रखा है? बैन कर रखा है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आएगा वो कौन है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिसका टाइम पीरियड का कितना का है? 1316 टू लेकर 1320। पहला इंपॉर्टेंट है ये किसका बेटा है? अलाउद्दीन खिलजी का। ये क्या है? सन है। फिर इसमें नेक्स्ट है कि ये काफी वीक रूलर था, यानी इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी साम्राज्य था, इससे ये संभाल इजीली उसको नहीं पाया, जिस कारण से क्या होगा आगे चलकर जो तुम्हारा ये क्या नाम है खिलजी डायनेस्टी है, इसका क्या हो जाएगा? ये भी खत्म हो जाएगा, उसका भी खात्मा हो जाएगा। ये काफी वीक रूलर था, जिस कारण से खिलजी डायनेस्टी का खात्मा होता है, क्योंकि उस समय जो
अलाउद्दीन खिलजी था। ये जो इंडिया को अलग अलग रीजन को इतना एक्सपेंड कर लिया था जिसका, तो आगे चलकर जब इसका बेटा बनता है तो उसके लिए वो इजी नहीं होता है उसको संभाल पाना, जिस कारण से एक एक करके इसका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। फिर आगे चलकर देखो क्या होगा, ये इसके बाद ये जो उस समय एक दिल्ली में ही एक स्लेव होता है इसी का, जिसका नाम होता है खुसरो खान, वो उसके द्वारा क्या किया जाएगा, मारा जाएगा। क्या होगा, खुसरो खान के द्वारा ये मारा जाएगा। तो जब ये मारा जाएगा कब, ये मारा जाएगा 1320 में। तो जब ये 1320 में मारा जाएगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर जो दिल्ली को रूल करने बैठता है वो क्या नाम है उसका, खुसरो खान। पर इसका जो रूल होता है बहुत कुछ महीनों का रहता है। और इसके बाद ये क्या होता है, जो गयासुद्दीन तुगलक होते हैं क्या करेंगे, इसको मार देंगे और यहां से किसका स्थापना होगा, अब तुगलक डायनेस्टी का। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सबसे पहले कौन आया, स्लेव, जिसको हम लोग दूसरे नाम किससे, ममलूक से जानते थे। स्लेव में हम लोग पढ़े कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान और उसके बाद बलबन के बारे में। फिर उसके बाद कौन आया, खिलजी। तो खिलजी में हम लोग पढ़े उसके फाउंडर जलाउद्दीन, फिर अलाउद्दीन और उसके बाद उसका बेटा जो अभी था ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, शाह। उसके बाद कौन उसको मारा, कौन, खुसरो खान। खुसरो खान अब किसके द्वारा मारा जाएगा, क्या नाम है इनका, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक इसके बाद क्या करेंगे, 1320 में ही, कब, 1320 में ही तुगलक डायनेस्टी का क्या करेंगे, फाउंडेशन रखेंगे। तो जो तुगलक डायनेस्टी है इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1320 से लेकर 1414 तक। इस बीच में ये क्या करेंगे, यहाँ पे दिल्ली को रूल करेंगे। और तुगलक डायनेस्टी को माना जाता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी जो रूल कर रखी है स्लेव के बाद, जो इनको ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसके फाउंडर कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। कब फाउंड होगा ये, 1320 में। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। कैपिटल इसका क्या होगा, दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जिस कारण से मैं लिखवा दे रहा हूं। अब हम क्या बात करेंगे इसके बारे में, इंपॉर्टेंट इसके जो रूलर हैं। पहला कौन है, खुद फाउंडर जो है गयासुद्दीन तुगलक। ये कब से कब तक रूल करेंगे, 1320 से लेकर 1325 तक, ठीक। तो इनका इंपॉर्टेंट कुछ जो काम हमको देखने को मिलेगा, तो पहला ये क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी को क्या करेंगे, स्ट्रेंथन कर देंगे, यानी मजबूत करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, तुगलकाबाद फोर्ट जो हमें बदरपुर से पहले देखने को मिलता है, मतलब उसी के पास में है। जो तुगलकाबाद फोर्ट है किसके द्वारा बनवाया जाएगा, ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करेगा, यानी
जब से खिलजी अलाउद्दीन खिलजी आता है उसके बाद जो उसका बेटा बनता है और इसके आने तक वहाँ जो यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत में जो रूल कर रहे थे उस समय खिलजी, उनके अंडर में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था। तो ये आएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को अपने अंडर में लाएगा, अच्छे से कंट्रोल करेगा। फिर इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये मर जाता है। अब मरेगा कैसे, जो वहीं तुगलकाबाद फोर्ट का जो पवेलियन होता है वो इसके ऊपर गिर जाता है, काफी मिस्टीरियस तरीके में ये मर जाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट है, मतलब याद रखना, जैसे ये कैसे मरेगा, इसके ऊपर पवेलियन गिर जाएगा। सेम हुमायूं कैसे मरता है, जो अपने मकबरा जो उसका जहां पे है उसके ऊपर डायरेक्ट गिर जाता है, जिस कारण से क्या होगा, वो मर जाएगा। पवेलियन गिरने से क्या होगा, इसका मौत हो जाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो रूलर बनते हैं उनका क्या नाम है, अब मोहम्मद बिन तुगलक। जैसे खिलजी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, तो तुगलक में कौन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। वैसे ही स्लेब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन रहेगा, इल्तुतमिश। इसका ये कब से कब पावर में रहेगा, 1325 टू 1351। इंपॉर्टेंट है ये, मार्क कर लो। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है, ये इसको माना जाता है काफी एम्बिशियस रूलर होता है, यानी ये इसका सोच काफी दूर का रहता है, ये पढ़ा लिखा रहता है। इसको ये भी माना जाता है कि सबसे पढ़ा लिखा जो दिल्ली सल्तनत को रूल करने वाला है कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है। इसका सोच काफी अच्छा रहता है, पर ये जैसा सोचता है वो रिजल्ट वैसा हमको देखने को नहीं मिल पाता है, जिस कारण से इसको फूल वाइज भी इसको बोला गया है। जो हिस्टोरियंस है जो बुक लिख रखे हैं इसके ऊपर, इसको फूल वाइज भी उस नाम इसको दे रखे हैं, क्योंकि ये इसका जो एम्बिशन था वो बहुत अच्छा था, पर जब इन रियलिटी ये करने गया उसको हकीकत तो वो नहीं कर पाया। क्योंकि एक तो ये अच्छा सोच लेता था, पर जब इसका प्लान एग्जीक्यूशन होने जाता था तो इसका वो प्लान करने का तरीका इसके पास अच्छे से नहीं रहता था, उसमें क्या हो जाता था, कंफ्यूज हो जाता था, जिस कारण से ये बहुत अच्छा रिफॉर्म लेकर आया पर वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज माना जाता है कि ये अपना कैपिटल, देखो सबसे इसका इंपॉर्टेंट क्या है, कैपिटल क्या करेगा, कैपिटल करेगा चेंज, दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ है, साउथ में, जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र कर्नाटका का एरिया है उस रीजन में ये वो दौलताबाद आता है। तो जब ये इसका सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ये ऐसा सोचता है, क्यों सोचता है कि साउथ में जाएंगे तो साउथ से पूरे इंडिया को हमको रूल करने में इजी रहेगा, यानी हम साउथ के भी रीजन को कैप्चर कर लेंगे और रूल कर पाएंगे, और नॉर्थ में तो मेरा रीजन है ही। तो ये सोच ऐसा लेता है, पर रियलिटी में होता नहीं है। तो जब दिल्ली से ये सब दौलताबाद शिफ्ट करने के लिए जाता है तो सिर्फ ऐसा, हाँ दौलताबाद वो न्यू इसका प्रपोज कैपिटल रहता है, तो लोग भी तो जाएंगे यहाँ से उठकर,
तो जो लोग जाते हैं और सामान यहाँ से जाएगा, हाथी जाएंगे, वो रास्ते में जाते जाते इसका प्लान फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय नॉर्थ पे कोई और हमला कर देता है। यानी जब ये अपना कैपिटल शिफ्ट कर रहा है कहाँ? साउथ एरिया में, यानी साउथ में जा रहा है। तो क्या हो जा रहा है, जो इसके दुश्मन होते हैं ये क्या कर देंगे, नॉर्दर्न बॉर्डर पे इस पे हमला कर देंगे। यानी ये तो बीच में फंस गया, कैपिटल अच्छे से ये शिफ्ट कर नहीं पाया, इसका रिसोर्सेज बीच में ही फंस गया है और उधर लड़ाई हो गया, जिस कारण से बोला जाता है कि ये सोचता बहुत अच्छा था, पर जब इसका प्लान एग्जीक्यूशन होने जाता था उसमें ये क्या होता था, फेल हो जाता था। तो पहला इंपॉर्टेंट तो ये है। अब देखो ये क्या करेगा, अब दूसरा ये करेगा, हाँ लिया 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 है? देखो दूसरा ये क्या करेगा, टोकन करेंसी का क्या करेगा, इंडिया में ये इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेगा। तो जब ये क्या करेगा, जो ब्राउन क्या था वो सिल्वर के बराबर क्या कर देगा, जो ब्रॉन्ज के जो क्वाइन होते हैं उसका वो लेवल किस बराबर कर देगा, सिल्वर के। तो जिस कारण से क्या होगा, बहुत ज्यादा लोग डुप्लीकेट करेंसी बना लेंगे और क्या होगा, फॉर्जरी और इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इसका ये भी सिस्टम फेल हो गया। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि टोकन करेंसी का सबसे पहले भारत में जो कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का राजा था जो इंट्रोड्यूस किया, तो इसका आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। पर ये भी सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा इसका। पब्लिक के बाद क्या लिखा है? सफरिंग। तो जो टोकन करेंसी का सिस्टम ये लेकर आया था उसका कॉन्सिक्वेंस क्या देखने को मिलेगा, पहले तो काफी ज्यादा फॉर्जरी होगा, यानी लोग डुप्लीकेट कॉइन बनाना शुरू कर देंगे, जिस कारण से क्या होगा, इन्फ्लेशन रीजन में बढ़ जाएगा। अब देखो ये क्या करेगा, तीसरा इसका इंपॉर्टेंट है, अब पहले बता दे रहा हूं, जो द्वाब रीजन है, देखो द्वाब रीजन अभी जो प्रेजेंट है गंगा और यमुना का जो रीजन है, जो आसपास के जो लैंड है, उस रीजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, द्वाब रीजन। यानी द्वाब रीजन में क्या करेगा, न्यू टैक्सेशन का सिस्टम लेकर आएगा, यानी नए टाइप का टैक्स का सिस्टम ये कहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा है, द्वाब रीजन में। द्वाब रीजन वो है जो प्रेजेंट है गंगा और यमुना के जो साइड का जो लैंड है, उस रीजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, द्वाब रीजन से। तो ये देखो क्या करेगा, लैंड रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये तो ज्यादा टैक्स क्या करेगा, ज्यादा टैक्स यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देगा। वो भी कब, जब फेमाइन आ रखा है, यानी जब यहाँ पे भुखमरी हो रखा है, फेमाइन में कर रहा है। देखो कितना इसका सोच कैसा है, जिस कारण से क्या होगा, जो पीजेंट होते हैं, यानी जो खेत में काम करने वाले होते हैं, एग्रीकल्चर के जो लोग होते हैं उस सेक्टर से जुड़े हुए, वो लोग इसके खिलाफ क्या कर देंगे, रिवॉल्ट कर देंगे। रिवॉल्ट करने से क्या होगा, इस डिसीजन से भी क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। यानी एक और चीज ये सोचा, पर क्या हुआ, वो भी फेल हो गया, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंस अच्छे से समझ ही नहीं पाया था कि क्या हो जाएगा, क्योंकि पीजेंट रिवॉल्ट कर देते हैं। फिर ये नेक्स्ट क्या करेगा, एग्रीकल्चर में ये रिफॉर्म लेकर आएगा और ये स्टैब्लिश करेगा दीवाने खोई का। अब देखो दीवाने खोई एक सिस्टम है जिसका मीनिंग क्या होता है, मैं अच्छे से समझा रहा हूं, पहले इसको नोट हो गया। फॉर्जरी एंड इन्फ्लेशन। तो जो दीवाने खोई का सिस्टम था उसमें रहता है कि स्पेशलिस्ट एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट बनाएगा, जो खेती कैसे, यहाँ पे जो खेती हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए। एक सेकेंड, वेट,
भाई जब सब सही हुआ तो अब ये रिकॉर्डिंग फंस गया। उसको बंद कर ले, पहले बता रहा हूँ, बैटरी चूसेगा नहीं। बैठ जाओ।